गुड नोन डियर स्कियलाइट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। हम पहले इसको देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मीन्स आवाज़ें। आपके घर में जब बर्तन साफ होते हैं तब बर्तन टकराने की भी अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली और बर्तनों के टकराने की ध्वनियों के अर्थ को समझ पाते हैं? नहीं, हम इन ध्वनियों के अर्थ को नहीं समझ पाते। हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हाथी, औरत, खिलौने। तो हाथी, औरत और खिलौने शब्दों को जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं या आवाज़ें निकलती हैं। हम हाथी को किस तरह लिखते हैं? हाथी ह, ये आधा अक्षर होता है। जब इसमें स्वर मिल जाता है तो यह पूरा व्यंजन बन जाता है। हेरा, थ, ई। हाथी, ह, आ, थ, ई। इसमें कितनी हो गई? 4 ध्वनि। कितनी आवाजें निकली? 4। इसी तरह से हमने कहा औरत, तो औरत में कितनी ध्वनि होंगी? औ, क्योंकि यह एक स्वर है तो पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। र आधा प्लस अ, और र त प्लस अ। तो इसमें कुल मिला के कितनी ध्वनि हो गई? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ध्वनि। हमने कहा खिलौने, खि, लौ, ने। तो इसमें कितनी ध्वनि हुई? ख प्लस ई, क्योंकि यहाँ पर छोटा ई की मात्रा है। ल प्लस औ, औ की मात्रा है। न प्लस ए, ए की मात्रा है। तो यहाँ कितनी ध्वनि हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हो गई 6 ध्वनि। तो बच्चों, इस प्रकार जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसी को हम वर्ण कहते हैं। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, जिन्हें इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन, जिन्हें कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में
11 स्वर होते हैं। आप देखेंगे मैं लिख रही हूँ स्वर। यहाँ आपको केवल समझाया जा रहा है, आप केवल इसको ध्यान से देखिए। स्वर, इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और ये कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से ये 11 स्वर हो जाते हैं। अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जो हम ये बिंदी लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ध्यान से सुन लीजिए और याद भी रख करना है आपको। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अनुस्वार। एक चिन्ह होता है आपका अह, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको है की तरह आवाज लगाते हैं और इसको कहते हैं विसर्ग, और उच्चारण होता है की तरह। एक होता है आंख, चंद्र बिंदु। इसका निशान होता है चंदा और बिंदु। इसका उच्चारण भी नाक और गले दोनों से होता है। इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जो मैंने आपको बताया है, चंदा के ऊपर बिंदु, और जैसे इसके उदाहरण होते हैं मुंह, चांद। इसी तरह विसर्ग के उदाहरण हैं अतः, 2 बिंदी लगा देते हैं। प्रातः, यहाँ भी 2 बिंदी लगाएंगे। प्रायः, यहाँ भी 2 बिंदी लगाएंगे। इन 2 बिंदी लगाने को विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण है की तरह होता है। और जो अनुस्वार लगाते हैं उसमें जैसे गंदा तो बिंदी लगा दी, मंदा तो बिंदी लगा दी। तो ये शब्द जो खाली बिंदी लगाते हैं इनको कहते हैं अनुस्वार। जहाँ पर 2 बिंदी आगे लगाते हैं उसे कहते हैं विसर्ग, और जहाँ पर चंदा के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे कहते हैं अनुनासिक। अंग और अह अयोग वह कहलाते हैं। जो बच्चे आगे पूरा स्वर पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं अंग से अंगूर, अह खाली, तो ये सब जो होते हैं ये अंग और आहा ये अयोग वाह होते हैं। ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं अब मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। मैं बोर्ड पर लिखकर बता रही हूँ। इनका उच्चारण स्थान भी होता है, लेकिन वह आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आप समझेंगे कि व्यंजन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ,
ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स श स ह। ये सब होते हैं व्यंजन। इसके अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण होते हैं, जैसे ड़ और ढ़। ड डमरू के नीचे बिंदी लगाने पर बन जाता है ड़, जैसे पढ़ना या पेड़, और ढ के नीचे बिंदी लगा देने पर वह बन जाता है ढ़, जैसे पढ़ना, पढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई आदि। इन्हें भी व्यंजन के रूप में ही अपनाया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, या तो ये शब्द के बीच में होते हैं या शब्द के अंत में होते हैं, जैसे घोड़ा, पेड़, ड़ के जाना, और ढ के पढ़ना, चढ़ना आदि। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनता है, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो 2 अक्षरों के संयोग से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो क्ष कैसे बनता है? आधा क और श। त्र कैसे बनता है? आधा त प्लस र। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस ञ। और श्र कैसे बनता है? श प्लस र। तो यहाँ 2-2 अक्षर हैं जो मिलकर एक हो रहे हैं, तो ये 2 मिलकर एक हो जाने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वर्णमाला आती है। वर्णों के बारे में हमने जान लिया है। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब हम वर्णमाला के विषय में आपको बताएंगे। वर्णमाला होती है हिंदी भाषा की वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, और वो अल्फ़ाबेट होते हैं 26। इसी प्रकार जब आप हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें होते हैं 44 वर्ण। कितने होते हैं? 44। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को, वर्णों का क्रम से आना, जो वर्ण को क्रम से लिखा जाता है, तो वह वर्णमाला बन जाती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, लेकिन यदि ड़ और ढ़, अंग, अह और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को वर्णमाला में जोड़ दें, तब वर्णों की संख्या बन जाती है 52। स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब आम, इमली, ईट, उल्लू, ऊन आदि। ये मात्राएं तो आप पहली कक्षा में भी सीख चुके हैं,
इसलिए बहुत विस्तार से समझाने का नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मात्रा लगानी। आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो मात्राओं का तो आपको ज्ञान है ही, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देती हूँ, रिवाइज कर लीजिए। तो व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो जब आ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, तो मात्रा नहीं होती। जिस भी अक्षर में लग जाता है वह अक्षर पूरा हो जाता है। आ की मात्रा होती है जब हम आ का डंडा लगा देते हैं, जैसे आम। यहाँ पर आ की मात्रा लगा दी, या काम, काम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क में आ की मात्रा लगा दी तो शब्द बन गया काम। ई की मात्रा ऐसे लगती है, तो जब आप लिखेंगे पिता तो प, ई, त, आ, तो ये हो गई छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है जब आप कहेंगे पीता, पानी पीता है, तो यहाँ पर आपने बड़ी ई की मात्रा लगा दी। छोटा ऊ ऐसे लगती है मात्रा, छोटा ऊ। जैसे आपने पुकार, तो प, छोटा ऊ, पुकार। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे करके लगती है, इसमें आपने कहा पूजा, प में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। अब आता है री, जैसे इसकी मात्रा ऐसे करके लगती है, और जब शब्द बनाते हैं तो शब्द होता है जैसे प में री लगा दिया तो ये बन जाएगा पृथ्वी। शब्द है पृथ्वी। ए की मात्रा ऐसे लगती है और जैसे बन जाएगा पेड़। आई की मात्रा ऐसे लगती है जैसे बन जाएगा पैदल। ओ की मात्रा ऐसे लगती है तो ये बन जाएगा पोशाक। इधर लिखे दे रही हूँ मैं आगे, पोशाक। और अगर हम औ की मात्रा लगाते हैं तो यह लगेगा दो मात्रा ऐसे करके, और ये हो जाएगा पौधा, औ, ध, आ। तो इस तरह से हर अक्षर पर जब मात्रा लगा देते हैं तो वह मात्रा वाला शब्द बन जाता है। विशेष बात यह है कि अ स्वर की मात्रा अलग से नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। अ की सहायता के बिना हम व्यंजन को इस तरह लिखेंगे। अगर किसी भी व्यंजन में अ नहीं लगा होगा तो वो आधा माना जाएगा। जैसे अगर क ऐसे होगा तो ये व्यंजन है, लेकिन जब इसमें स्वर जोड़ देंगे तो ये पूरा अक्षर बन जाएगा क। ख, ख में जब तक हम अ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये आधा ख रहेगा, और अ मिलने पर ये हो जाएगा पूरा ख। तो बिना इसकी कोई मात्रा तो नहीं है, लेकिन बिना इसके व्यंजन पूरा नहीं होता। ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती हैं। जैसे र प्लस ऊ, र प्लस ऊ, तो ये छोटा ऊ है तो ये ऐसे लगाएंगे मात्रा, और र में अगर बड़ा ऊ है तो हम मात्रा लगाएंगे ऐसे, तो ये हो गया बड़ा ऊ। तो र में ऊ लगाने का अलग तरीका है, इसको ध्यान से याद रखिए।
र के कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं। र कई बार ऊपर को चढ़ जाता है, ऐसे भी चढ़ जाता है, कभी ऐसे लग जाता है, कभी ऐसे लग जाता है। तो र के अनेक प्रयोग हैं। जैसे अगर हम एक ऐसे, चलिए तो ये मैंने बताई दिया पृथ्वी में, जैसे हम लिखेंगे कर्म तो यहाँ ऊपर को चढ़ेंगे। अगर हम लिखेंगे उम्र तो उम्र में हम ऐसे लगाएंगे। अगर हम लिखेंगे ड्रम तो हम नीचे को लगाएंगे, या ट्रक तो हम नीचे को लगाएंगे, या हम लिखेंगे राष्ट्र तो हम नीचे को लगाएंगे। तो र के अनेक प्रयोग प्रचलित हैं। वर्ण और अक्षर एक कहलाएं, तोड़ो इनको तो टूट ना पाए, मिलकर ये तो शब्द बनाए, स्वर व्यंजन भेद कहलाएं। अब तक हमने वर्ण, वर्णमाला और स्वरों की मात्राओं के बारे में जाना, और जब हम वर्णमाला पढ़ लेते हैं तो अब हम शब्द की तैयारी करने लगते हैं। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। एक बार हम इसकी मुख्य बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। आओ पाठ दोहराएं। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मेल से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में ड़, ढ़, अं, अह और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है। इसका क्लास वर्क और होमवर्क वही PDF के थ्रू भेजूंगी, तब आप अपना काम कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद हम शब्द पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।